मूल माटी का पहचान, मूल माटी का पहचान। कर जैविक खेती इंसान, कर जैविक खेती इंसान। रासायनिक खादें करती नुकसान, धरती हो रही बेजान, धरती हो रही बेजान। कर जैविक खेती इंसान, कर जैविक खेती इंसान। फसलें पशु मानव परेशान, सब कह रहे यही दास्तान, सब कह रहे यही दास्तान। कर जैविक खेती इंसान, कर जैविक खेती इंसान। सृष्टि की शक्ति को मान, है जैव विविधता इसकी जान, है जैव विविधता इसकी जान। मूल माटी का पहचान, कर जैविक खेती इंसान। मूल माटी का पहचान, कर जैविक खेती इंसान, कर जैविक खेती इंसान, कर जैविक खेती इंसान। मानव ने मिट्टी को जोतने के लिए हल की खोज की, लेकिन मानव जीवन के पूर्व केंचुए मिट्टी जोतने व संवर्धित करने का कार्य करते थे और ऐसा वे भविष्य में भी करते रहेंगे। केंचुए वानस्पतिक अवशेष, कार्बनिक पदार्थ और गोबर को मिट्टी में बड़ी खूबी से परत दर परत मिलाते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों व मिट्टी को खाकर जो अवशेष छोड़ते हैं, वो फसलों व पौधों के लिए एक घुलनशील पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। इस तरह केंचुए मिट्टी के स्वास्थ्य व उर्वरा शक्ति को कायम रखते हैं और इसीलिए उन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुए की लंबाई औसतन 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कंपोस्ट के लिए उपयुक्त केंचुए की औसतन उम्र 1 वर्ष होती है। केंचुए की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। आइसिनिया फोटिडा जैसी प्रजाति तो 21 दिनों में दोगुने बढ़ जाते हैं। आमतौर पर 15 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम इनके लिए उपयुक्त होता है। इनके लिए उपयुक्त आर्द्रता चाहिए। कार्बनिक पदार्थ का पीएच 4 से 8 के बीच होना चाहिए। छिद्रयुक्त व हवादार माध्यम इनके संवर्धन में मदद करता है। केंचुआ दिखने में एक छोटे-छोटे वलयदार कोशिकाओं से बना हुआ लगता है। केंचुए में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचारण तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र तथा श्वास प्रणाली होती है। इनकी श्वास प्रणाली अलग से नहीं होती, बल्कि ये अपने शरीर के सतह से सांस लेते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी इनके एक ही शरीर में अंडाणु व बीजाणु दोनों पाए जाते हैं। एक केंचुए का अंडाणु दूसरे केंचुए के बीजाणु से फर्टिलाइज होता है। इससे ये कोकुन्स या अंडे तैयार करते हैं। इन कोकुन्स से छोटे-छोटे बच्चे 3-4 सप्ताह में तैयार होते हैं। दस लाख केंचुए 120 टन कार्बनिक पदार्थों को 500 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में
एक महीने में पचाकर 40 टन कंपोस्ट तैयार करते हैं। केचुए के विज्ञान को वर्मीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। केचुए की तीव्र गति से कंपोस्ट बनाने की क्षमता को ध्यान में रखकर कई किसान व उद्यमी आज वर्मीकल्चर का व्यवसाय कर रहे हैं। केचुए 3 प्रकार के होते हैं। एपिजेइक केचुए वो हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर रहते हैं तथा पत्ते या अन्य कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। एनेसिक केचुए मिट्टी की ऊपरी तह में पाए जाते हैं। ये पत्ते कार्बनिक पदार्थ तथा मिट्टी पर निर्भर करते हैं। ये मिट्टी के कणों को उलटते पलटते हैं तथा उनके बीच छिद्र बनाते हैं जो वायु व पानी के संवहन में मदद करते हैं। एंडोजेइक केंचुए मिट्टी की निचली तह में पाए जाते हैं। ये तिरछे या समानांतर मिट्टी में चलते हैं। आइए अब आपको वर्मी कल्चर का एक प्रायोगिक तरीका बताते हैं। एक शेड या झोपड़ी का निर्माण उपलब्ध गोबर या कार्बनिक पदार्थ तथा अनुमानित कंपोस्ट उत्पादन लक्ष्य के हिसाब से करते हैं। 100 किलोग्राम के गोबर या कच्चे माल से हम 30 किलोग्राम शुद्ध वर्मी कंपोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आइसिनिया फोटिडा या लाल केंचुए आमतौर पर वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिनकी संख्या एक पूर्ण कंपोस्ट बनाने के चक्र में 3 गुना बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग के कच्चा माल के लिए सब्जी, फलों के छिलके, गोबर, कृषि अवशेष इत्यादि का उपयोग करते हैं, लेकिन गोबर सबसे उपयुक्त होता है। शेड या झोपड़ी बनाने के लिए एक ऊंचे जगह का चयन किया जाता है तथा वहां 1 फुट की नींव या फाउंडेशन डालते हैं। बेड को ठंडा और आर्द्र रखने के लिए बेड वाले जमीन की फ्लोरिंग 1:15 के गारे से करते हैं। एक सामान्य पिट या बेड का आकार 10 फीट गुणा 3 फीट गुणा 1 फुट या 30 क्यूबिक फीट के बराबर होता है। बगल की दीवार केवल ईंट रखकर ही बना ली जाती है। एक पिट या बेड के लिए 6 तगारी या लगभग 100 किलोग्राम गोबर अच्छी तरह तोड़कर बिछा देते हैं। इस कार्य के लिए एक पंजानुमा टीलर और एक फव्वारा चाहिए। हम गोबर सामान्यतः 20 से 30 दिन पुराना इस्तेमाल करते हैं। इसमें ताज़ा गोबर नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें जहरीली हानिकारक गैसें जैसे मीथेन, अमोनिया इत्यादि होती हैं जो कि केंचुओं को मार सकती हैं। पंजानुमा टेलर से पिट में रखे गोबर को मिलाते हैं। पानी का छिड़काव आर्द्रता तथा उपयुक्त तापमान के लिए करते हैं। इसके बाद हम इसमें 3 तगारी या 30 किलोग्राम केचुए के कल्चर प्रति बेड डालते हैं। केचुए के कल्चर को अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला देते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव कर देते हैं।
3-4 दिनों के बाद अच्छे वायु या ऑक्सीजन के आवागमन के लिए हम बेड को उलट पलट देते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव कर देते हैं। 2 व्यक्ति 20 से 30 बेड्स को देखने के लिए पर्याप्त हैं, जबकि बड़े 80 से 100 बेड्स वाले व्यावसायिक इकाई के लिए 4 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 40-50 दिनों के एक चक्र के बाद हम वर्मी कंपोस्ट बेड के ऊपरी सतह से निकाल लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट काले या भूरे रंग में चाय के दाने की तरह होता है, जो कि केंचुओं की विष्ठा होती है। कंपोस्ट में काफी पोषक तत्व होते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरता के लिए जरूरी है। वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसे अच्छी तरह छान लेते हैं। इसके बाद इसे बैग या पैकेट्स में बिक्री के लिए भर लेते हैं, ताकि इसे खेतों में या बगीचों में उपयोग में लाया जा सके। वर्मी कंपोस्ट के अलावा हम केचुए का कल्चर तथा वर्मी वाश भी बेच सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि केचुए के कल्चर की कीमत 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। इस काम को शुरू करने के लिए एक पूरे पिट या बेड की केचुए की कल्चर को खरीद सकते हैं, जिससे हम धीरे धीरे कई बेड्स बढ़ा सकते हैं। 1 महीना पुराना केचुए के बेड स्वास्थ्य कल्चर के लिए उपयुक्त होता है। वर्मी कल्चर और जैविक खेती की एक बड़ी संभावना हिंदुस्तान में है, जो कि फसलों की जैव विविधता की धनी है। वर्मी कल्चर से बड़ी मात्रा में ग्रामीण व शहरी कचरे को एक मूल्यवान कंपोस्ट में बदल सकते हैं। वसुंधरा के दूत केचुए दिन और रात सैनिकों की तरह मिट्टी या धरती की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए और मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कार्यरत हैं। ये सृष्टि की एक अनमोल देन है।